हेलो हाय नमस्कार, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल होता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में। दोस्तों, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड नसों के अंदर उसी तरीके से होता है जैसे पाइप्स के अंदर पानी होता है। जब भी हम पंप चालू करते हैं तो पंप प्रेशर बनाता है पानी के ऊपर, जो कि पाइप से होते हुए टंकी में जाता है। तो उस पानी का पाइप के अंदर कोई प्रेशर होता है, किसी प्रेशर के साथ पानी चढ़ता है ऊपर की तरफ। उसी तरीके से हमारा ब्लड भी पूरा फ्लो होता है बॉडी के अंदर एक प्रेशर से, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब जो ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, यानी कि हार्ट जब पंप करता है तो बॉडी की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और ब्लड जब वापस घूम के हार्ट की तरफ आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। अब इसकी नॉर्मल रेंज होती है 120/80, यानी कि 120/80, इसको 120/80 बोलते हैं। अब इस नॉर्मल रेंज में या तो दोनों बढ़ जाए या फिर दोनों में से कोई एक बढ़ जाए, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब वैसे ही दोनों में से कोई एक कम हो जाए या फिर दोनों ही कम हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो अब जानते हैं कि ये होता कैसे है। तो हालांकि एग्जैक्ट पिन पॉइंट रीजन हमको पता नहीं है अभी तक, इतने डेकेड्स की रिसर्च के बावजूद, लेकिन कुछ मैकेनिज्म है जो हमको पता चले हैं। तो पहला होता है न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म, यानी कि किसी किसी के ब्रेन का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट ओवर एक्टिव होता है। मतलब हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और जो हमारी बॉडी पे कोई भी आने वाली इमरजेंसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, वो हिस्सा जिसका ओवर एक्टिव होता है तो उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसको भी थोड़ा सा हाइपरटेंशन रहेगा। दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। अब किसी किसी की बॉडी में कैटेकोलामीन्स का लेवल, यानी कि ऐसे हार्मोन जो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, हमारी ब्रीदिंग को बढ़ाते हैं, फास्ट करते हैं, इसके अलावा कई एंजाइम्स होते हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं, उन हार्मोन्स और एंजाइम्स का लेवल किसी किसी की बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसका भी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा तीसरा मैकेनिज्म होता है एंडोथीलियल या फिर वैस्कुलर मैकेनिज्म। मतलब जो हमारी नसें होती है, आर्टरीज होती है, वो ज़रूरत पड़ने पे फैलनी चाहिए और सिकुड़नी भी चाहिए। जब भी मसल्स को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है तो आर्टरीज फैलनी चाहिए, और जब भी नॉर्मल स्टेट में हम बैठे हैं, रेस्ट करें, तो नसें सिकुड़ी हुई होनी चाहिए। तो जब नसें हमारी सिकुड़ी हुई ही होती हैं, फैल नहीं पाती है, एक्सपैंड नहीं हो पाती है अच्छे से, तो उस केस में क्या होता है, ब्लड तो ढेर सारा आ ही रहा है और नसें जो है वो सिकुड़ी हुई है, एक्सपैंड नहीं हो रही है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन रहने का। इसके अलावा चौथा मैकेनिज्म है रीनल मैकेनिज्म, यानी कि किसी किसी की किडनीज उतने अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती ब्लड को, सोडियम वगैरह कैल्शियम वगैरह रिटेन करने लगती है, इकट्ठा होने लगता है किडनीज के अंदर। अब हम सब जानते हैं कि सोडियम जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है। अब ये चारों जो मैकेनिज्म है ये मॉडिफाइबल मैकेनिज्म है, यानी कि इनको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। किसी मैकेनिज्म को थोड़ा सा ज़्यादा, किसी को थोड़ा सा कम कंट्रोल कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू, रिलैक्सिंग मेथड्स के थ्रू, मेडिटेशन या योगा के थ्रू हम कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे जेनेटिक्स। अब किसी किसी को हेरिडिटरी ही होता है ब्लड प्रेशर, किसी किसी के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि उसको ब्लड प्रेशर होना ही है, हाइपरटेंशन होना ही है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप एजेड हैं, 40+ या 50+ हैं, तो आपके ऊपर रिस्क हमेशा रहेगा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होने का, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो चारों मैकेनिज्म मैंने बताया, इनके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको इनिशिएट करती हैं। जैसे कि स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, बायोकेमिकल हो, अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में हैं तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर या क्रॉनिक ड्रिंकर, यानी कि बहुत लंबे समय से स्मोक और ड्रिंक कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क है हाइपरटेंशन होने का। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी सोने उठने की आदतें, खाने पीने की आदतें सही नहीं है, तो भी आपके ऊपर रिस्क है हाइपरटेंशन होने का। अगर आपको मोटापा है, ओबेसिटी है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है हाइपरटेंशन होने का। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है या फिर कोई किडनी रिलेटेड इशू है, तो भी आपके ऊपर रिस्क काफ़ी है हाइपरटेंशन होने का। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका रिलेशन, हाइपरटेंशन का रिलेशन आपकी लाइफस्टाइल से ज़्यादा है बजाय आपके जेनेटिक्स से। यानी कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही कर लें तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस काफ़ी घट जाते हैं। अब क्या होता है ना, जिनको भी हाइपरटेंशन होता है उनका हार्ट ओवर वर्क करता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता ही जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हार्ट
कंपनसेट करता है अपने आप को, बॉडी जो है अपने आप को कंपनसेट करने की आदत होती है बॉडी को, तो हार्ट का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि मसल है, हार्ट भी एक तरीके का मसल ही है, वो ओवर वर्क कर रहा है, जिसके कारण उसका साइज बढ़ जाता है। अब ये साइज बढ़ना एक्चुअली में सही नहीं है बॉडी के लिए, इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हालांकि ये काफी मेडिकल टर्म है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आप घर बैठे हुए हैं, आपको ब्लड प्रेशर है और आपके हार्ट का साइज भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये खतरे की घंटी है। तो अब आ जाते हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। अब ओवर द टाइम मल्टीपल स्टडीज हुई है जिनमें प्रूव हुआ है, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली ये प्रूव हुआ कि एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में। चाहे किसी भी तरीके की आप एक्सरसाइज करें, चाहे तो कार्डियो एंड्योरेंस करें या फिर वेट ट्रेनिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन, कुछ भी आप करें, वॉकिंग ही करें, एक्सरसाइज न सिर्फ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करती है, बल्कि अगर आपको अभी तक हाइपरटेंशन नहीं है तो उसको न होने देने में मदद करेगी, यानी कि उसका अकरेंस जो है उसको पोस्टपोन करेगी। जो एडवांस लेवल एथलीट्स है उनके केस में HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी काफी बेनिफिशियल साबित हुई है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो एडवांस लेवल एथलीट्स है, जो बिगिनर्स है या इंटरमीडिएट्स है, एमेच्योर से, उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जब हम HIIT करते हैं उस दौरान ब्लड प्रेशर काफ़ी शूट अप होता है, तो उनकी बॉडी ये झेल नहीं पाएगी। ये सिर्फ उन्हीं की बॉडी झेल सकती है जो कि अच्छे से सीजनड हैं। अब क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइजेस के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, तो कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। एरोबिक एक्सरसाइज से आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता है, यानी कि जब हम बैठे हुए हैं तब हमारा जो हार्ट रेट होता है, जो दिल धड़कता है, उसकी स्पीड, हार्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कार्डियो मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उस पे से स्ट्रेस कम होगा, वो ओवरवर्क नहीं करेगा। दूसरा फ़ायदा, एरोबिक एक्सरसाइजेस से वैस्कुलर मूवमेंट बढ़ता है, यानी कि जो नसें फैलना और सिकुड़ना मैंने पहले बताया था, इस चीज़ की बॉडी को आदत लगने लगती है, बॉडी धीरे धीरे ट्यून हो जाती है इस चीज़ को करने के लिए। तीसरा फायदा, नियो कैपिलराइजेशन होता है, मतलब नई नई नसें बॉडी डेवलप करने लगती है, क्योंकि अब बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो मसल्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो नई नई कैपिलरीज, नई नई ब्लड वेसल्स बॉडी बनाने लगती है, और जो पुरानी ब्लड वेसल्स है, जो सुस्त पड़ी हुई है, जो यूज में नहीं आ रही है, उनको भी धीरे धीरे खोलने लगती है बॉडी। इससे आपका हार्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि अब हार्ट के ऊपर थोड़ा सा आपने स्ट्रेस डाला है, जो कि पॉजिटिव स्ट्रेस है। एक्सरसाइज का स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, तो धीरे धीरे हार्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर एक्सरसाइज करने से आपके हार्ट का साइज बढ़ा है तो ये अच्छी बात है, अगर बिना एक्सरसाइज करे आपके हार्ट का साइज बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है। चौथा फायदा, जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन है और उन लोगों के हार्ट का साइज बढ़ चुका है, तो उस हार्ट के साइज को भी नॉर्मल अपने ओरिजिनल साइज में लाने में एक्सरसाइज मदद करती है। और अगर वेट ट्रेनिंग की बात करें तो उससे भी काफी फायदा होता है। वेट ट्रेनिंग से आपकी नसों के अंदर होने वाला ब्लॉकेज जो है उसको भी कम करने में मदद मिलती है, और साथ ही आपके नसों की फैलने और सिकुड़ने की जो एबिलिटी है ज़्यादा एफिशिएंटली होने लगती है। आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से इस प्रोसेस को मैनेज कर सकती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है प्रॉपरली हो पाता है नसों के अंदर, जिससे ब्लड प्रेशर में कमी आती है। और वेट ट्रेनिंग से आपके दिमाग का वो हिस्सा भी बेटर काम करने लगता है जो आपकी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जो आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, वो हिस्सा भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और इसके अलावा जो वेट ट्रेनिंग के फायदे होते हैं, जैसे आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ, आपके कनेक्टिव टिश्यूज का स्ट्रॉन्ग होना, एंटी एजिंग इफेक्ट, ये सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में योगा है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, इनसे भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला है कई रिसर्चेज में। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप इन चीजों को भी अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए, और साथ में ही आप वेट ट्रेनिंग या कार्डियो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं योगा मेडिटेशन के साथ में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेस और साथ में ही आपका प्रॉपर रूटीन, डेली रूटीन, साथ में प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें मिलके आपको ऑल राउंड प्रोटेक्शन देती है, आपको ऑल राउंड बेनिफिट करती है आपके ब्लड प्रेशर की कंडीशन में। तो देखिए, अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इनमें से जितना हो सके उतना तो फॉलो करिए, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही ब्लड प्रेशर का रीजन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर केस में नहीं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही कर लेंगे तो आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और जिनकी स्टार्ट हो चुकी है उनके एमजीज बढ़ते जाएंगे। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सारी एक्सरसाइजेस आपका ब्लड प्रेशर बहुत नहीं बढ़ाएंगी, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं जिनसे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है, जैसे कि ओवरहेड मूवमेंट्स। अगर आप ओवरहेड प्रेसेस कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ब्लड रश होता है हेड की तरफ, तो आपको थोड़ा सा डिजीनेस फील हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
तो इसको हाई इंटेंसिटी पे ना करें, धीरे से स्टार्ट करें। ओवरहेड प्रेस लाइट वेट पे स्टार्ट करें। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मूवमेंट को अवॉइड करें। एक्सरसाइज के 2 सेट्स के बीच में रेस्ट इंटरवल जो है वो अच्छा खासा रखें। अगर आपको पूरी रिकवरी फील नहीं हो रही है तो दूसरा सेट ना करें। जब तक आपको पूरी मेंटली और फिजिकली रिकवरी फील होती है तो ही अगला सेट आप स्टार्ट करें। ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी है आपको। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं। कई बार कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जिसमें ब्रेथ होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपको ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी है, सांस नहीं रोकनी है। कंटिन्यू इनहेल और एक्सहेल आपको करना है, क्योंकि ब्रेथ होल्ड करने से ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप होता है। इसके अलावा आपको ऐसे फैक्टर्स पहचानने हैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, जिनसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हर इंसान को पता होता है कि क्या करने से उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे फैक्टर्स को आप पहचानिए और उनको जितना हो सके मॉडिफाई करिए, या अगर हटा सकते हैं तो हटाइए। और हाँ, एक ज़रूरी पॉइंट और, अपनी डाइट से नमक हटा देने से आपके ब्लड प्रेशर में कोई बहुत फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ नमक ही कल्प्रिट नहीं है। जो प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सोडियम होता है, तो उनको अगर आप जितना हटा सकते हैं उतना हटाइए। पूरा हटा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और नमक आप चलते रहने दीजिए। अगर आप ज़्यादा नमक कंज्यूम कर रहे हैं उसको कट डाउन करिए। और टेबल सॉल्ट को अगर आप ब्लैक सॉल्ट से रिप्लेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट में ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। टेबल सॉल्ट में सिर्फ सोडियम और क्लोराइड ही होता है, और साथ में थोड़ा सा आयोडीन। तो सिर्फ नमक हटा देने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सोडियम जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मिनरल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के लिए, जिसके कमी होने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको नमक पूरा नहीं हटाना है, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो कम करिए, और टेबल सॉल्ट को ब्लैक सॉल्ट से रिप्लेस करिए। सिर्फ इतना ही है दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और नीचे बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो ड्रॉप हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए। दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ।